हे गाइस, दिस इज अर्पित और आप सभी का स्वागत है बैंकिंग यात्रा में। आपने भले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो या फिर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, आप सभी के मन में एक डाउट तो ज़रूर आता है कि यार ज़ीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करें कैसे। कैसे जल्द से जल्द ऐसी प्रिपरेशन करी जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आप सभी ने बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऑब्ज़र्व किया होगा और मैक्सिमम आपको ऐसे मिलेंगे जो पिछले 2 साल से 3 साल से या 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मन में कहीं ना कहीं डाउट तो आ जाता है कि यार बैंक एग्ज़ाम्स क्या इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि इंसान को 3-3 4-4 साल प्रिपरेशन करना पड़े। तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता है। सही तरीके से अगर प्रिपरेशन करी जाए तो जल्द से जल्द आपका पेपर निकल सकता है। कितने टाइम में, ये मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने कोई भी पार्ट को स्किप किया तो हो सकता है कि वो आपके फाइनल सिलेक्शन में वो चीज़ कहीं ना कहीं दिक्कत आए या फिर अड़चन डाले। तो ऐसा ना मैं चाहता हूँ और आई एम श्योर आप भी ऐसा नहीं चाहते होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और बैंकिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है, A to Z अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी बात है जो आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अंत तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहें। देखिए, मैं आपको पूरा चार्ट बताने से पहले कुछ मिथ्स होते हैं कैंडिडेट्स के प्रिपरेशन स्टार्ट करते टाइम या फिर उसके प्रिपरेशन करने के दरमियान। कोई बहुत सारे मिथ होते हैं जिनको आपको अनफॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला मिथ ये होता है कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अगर हम ज़ीरो से कर रहे हैं तो हम 3 से 4 महीने में या फिर अगले आने वाले 6 महीने में हम निकाल करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, आपको यूट्यूब पे अगर आप टाइप करोगे कि हाउ टू सेलेक्ट इन अ बैंक विद इन अ 6 मंथ स्ट्रैटेजी, तो आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। लेकिन भाई मैं सच बताऊं, मैं भी सिलेक्टेड हूं, मैंने भी प्रिपरेशन करी है ज़ीरो से। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था प्रिपरेशन शुरू करने से पहले इस बैंकिंग एग्ज़ाम्स का। तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि आने वाले 4 महीने में या 6 महीने में अगर आप ज़ीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप सेलेक्ट हो पाओ। 1-2 कैंडिडेट्स तो मान सकते हैं कि हो भी जाते हैं उसमें, तो वो 1% या फिर 2% वाले होते हैं। 98-99% ऐसा नहीं होता है कि आप 6 महीने में सेलेक्ट हो जाओ। क्योंकि आपको जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, तो बेसिक्स को ही आपको क्लियर करने में लगभग 2 से 3 महीने मिनिमम लग जाते हैं अगर आप ज़ीरो लेवल से अभी से शुरू कर रहे हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 4 महीने में या 5 महीने में कंप्लीट कर लो। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई आ जाओ मेरा वीडियो देखो या फिर मेरे से पढ़ो, मैं आपको 4 महीने में सिलेक्शन दिला दूंगा, तो ये मिथ है, उसको बिल्कुल भी अनफॉलो कर देना, ठीक है ना। सेकंड मिथ आता है बच्चों के मन में कि जैसे प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, तो हम कोई भी 2 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट हमारा वीक भी रहेगा तो कोई इशू नहीं आएगी। और उसी तरीके से मेंस में भी कि हम 2 सब्जेक्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उसी में मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे, और बाकी के जो 2 हैं अगर वीक भी हैं तो चल जाएंगे। ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों, ठीक। तीसरा मिथ आता है कि कई कैंडिडेट्स मेरे से कहते हैं कि सर हम तो मैथ्स को शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं और पूरा मैथ्स का पेपर हम शॉर्ट ट्रिक से ही निकाल लेते हैं। हो सकता है कि शॉर्ट ट्रिक से आप प्रीलिम्स में मार्क्स ले आओ और अच्छे खासे मार्क्स आपके आ सकते हैं। मैं मान सकता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स से प्रीलिम्स में आपके अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन मेंस में ऐसा हो पाना मुश्किल होता है। शॉर्ट ट्रिक्स आपकी मदद करती हैं, नो डाउट, आपको आनी चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन सिर्फ उसके बेस पे आप पूरा मैथ्स सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये सही तरीका नहीं होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, और ये आपको फाइनल सिलेक्शन से हमेशा रोकेगा, हमेशा। फोर्थ मिथ अब आता है बच्चों के मन में कि सबसे जब कोई भी कैंडिडेट या कोई भी बच्चा जब प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वो ढूंढता है कि सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं। जैसे कि रीजनिंग में आपका इनइक्वालिटी हो गया, सिलोगिज्म हो गया, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, तो बस यही 4-5 चैप्टर ऐसे बच्चा गिन करके करता है और उसी के बेस पे जा करके वो पेपर दे लेता है। इसके बेस पे आप 60 to 70% मार्क्स हो सकता है स्कोर कर ले जाओ, लेकिन जो सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे जितना कंपटीशन हो चुका है, तो आप फाइनल सिलेक्शन में मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो इसलिए प्लीज़ सिर्फ स्कोरिंग चैप्टर्स को पढ़ना अवॉइड करिए, पूरा सिलेबस कवर करिए और हर एक चैप्टर को कोशिश करिए। 1-2 चैप्टर आपसे छूट जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर्स को हर सब्जेक्ट के अंदर कवर करने की कोशिश करिए।
फिफ्थ डाउट या फिफ्थ मिथ बच्चों के मन में ये आता है कि सर मेरे से तो पीओ नहीं हो पाएगा, मैं सिर्फ क्लर्क के लिए बना हूँ, मैं क्लर्क का एग्ज़ाम देता हूँ और मैं उसी को निकाल करके फिर जब सेलेक्ट हो जाऊँगा तब आगे पीओ का देखूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप क्लर्क का पेपर निकाल सकते हो तो ट्रस्ट मी, यू आर कैपेबल टू क्रैक अ बैंक पीओ एग्ज़ाम। ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप सिर्फ क्लर्क के पेपर के लिए ही बने हो या फिर पीओ के पेपर के लिए बने हो। आप साइमल्टेनियसली दोनों पेपर ही क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप यूट्यूब पे भी अगर आप कई सारे चैनल्स को फॉलो करते होंगे तो देखे होंगे कि किसी का IBPS क्लर्क भी निकलता है, IBPS पीओ भी निकलता है और बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स निकलते हैं। बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा ज्वाइन करें और कौन सा छोड़ें। तो ये थे कुछ मिथ जो बच्चों के मन में आते हैं, तो प्लीज़ इनको अवॉइड करिएगा और ऐसी चीज़ों से दूर रहिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल आपका जब आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो, एक बच्चा जो कि अभी भी एकदम अननोन है बैंकिंग प्रिपरेशन से, अगर वो शुरू कर रहा है तो वो कैसे स्टार्ट करेगा, या फिर अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी है तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप गलत कर रहे हो जो आगे हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन को आप 1 साल में सेलेक्ट होने वाले हो तो वो 2 साल बना दे, 2.5 साल बना दे। तो उस चीज़ को ध्यान से करिएगा। अगर कोई भी आप गड़बड़ कर रहे होगे तो उसको प्लीज़ अपने से सेल्फ एनालिसिस करके उसको ऑटो करेक्ट करिएगा। सबसे पहली चीज़ देखिए, एक आइडियल टाइम जो होता है बैंक में सिलेक्शन लेने का, अगर आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो और आपके सिलेक्शन तक का, तो वो 1 साल से 1.5 साल होता है। ठीक, 2 साल 2.5 साल ये बहुत ज़्यादा मैं नहीं मानूंगा, और 6 महीने भी नहीं। ना 2 साल आपको जाना चाहिए और ना ही 6 महीने में। 6 महीने में तो अगर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप टारगेट मत बना के चलो माइंड में कि आपको 6 महीने में ही सिलेक्शन लेना है और उसी के हिसाब से आप पढ़ोगे, क्योंकि जब आप 6 महीने के हिसाब से पढ़ोगे ना तो आप हर एक चीज़ कवर ही नहीं करोगे। आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर लिए, कुछ सब्जेक्ट कवर हुए, कुछ नहीं हुए, आधे अधूरे टारगेट बना करके आप जाओगे। हो सकता है कि जो आप पढ़ के गए एग्जैक्ट वही आ गया और आप सेलेक्ट हो गए। वही 1-2% बच्चे होते हैं। ठीक, तो टाइम वाला आपको क्लियर हो गया। 1 साल से 1.5 साल एकदम परफेक्ट टाइम होता है आपके बेसिक्स के साथ क्लियर करके आपके सिलेक्शन लेने का। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की। सबसे पहले हम उठाते हैं इंग्लिश को। ठीक, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के भी होंगे, इंग्लिश मीडियम वालों को जैसे इंग्लिश समझने में तो इतना इशू नहीं आता होगा, ये तो मुझे पता है। ग्रामर में और ग्रामर हो गया और ग्रामर के जैसे चैप्टर्स हो गए, ये सब में इशू हो सकता है, लेकिन उनको इंग्लिश समझने में बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता। अगर वो रीड कर रहे हैं कोई सेंटेंस को तो नॉर्मली बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेकिन बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ऐसे दिक्कत आती है। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, मैंने अपनी तरीका जो अपनाया था मैं आपको वो बताता हूँ, आप फॉलो करोगे तो दोनों के लिए ही वो कारगर होगा। मैंने क्या किया था, मैं एडिटोरियल यूज़ करता था। ठीक, एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर ले लो, कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लेना, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर आपका 1 हफ्ते आराम से चल जाएगा। भले वो चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, और चाहे आप जिससे भी पढ़ते हो, आप ले करके पढ़ के देख लेना किसकी लैंग्वेज आपको अगर सही समझ में आ रही है। अगर आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो तो मेरे हिसाब से कि टाइम्स ऑफ इंडिया सही रहेगा, क्योंकि द हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। तो आपको करना ये है कि एक एडिटोरियल आराम से डेली पढ़ना है। ठीक, एक एडिटोरियल एक दिन में ज़रूर पढ़ना है आपको। जो भी आपको वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं, एक अपनी नोटबुक बना लीजिएगा और टॉपिक वाइज उसको नोट करिएगा। जैसे कि आप स्पोर्ट्स का कोई एक एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा स्पोर्ट्स, और जो वर्ड उसमें उस एडिटोरियल में आपको नहीं समझ में आए 1 2 3 4 डाल करके वो लिखिएगा। उनका मीनिंग गूगल से सर्च करोगे या वो लिखोगे तो, और उसको डेली रिवाइज करना है। और जब नेक्स्ट डे आप पढ़ोगे तो जो पिछले दिन का जो एडिटोरियल का अपने वोकैब जो लिखा हुआ था वो आपको रिवाइज करने के बाद ही नेक्स्ट एडिटोरियल पढ़ना है। और मैं सेक्शन वाइज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ या फिर टॉपिक वाइज वो नोट करने के लिए आपको वोकैब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक वर्ड के मल्टीपल यूजेस होते हैं और कौन सा वर्ड कहाँ पे किस सेंस में यूज़ हो रहा है आपको वो चीज़ बताएगा। जैसे आपने स्पोर्ट्स में लिखा हुआ है कुछ वर्ड्स को, तो स्पोर्ट्स में ये वर्ड इस तरीके से यूज़ होता है, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक, एडिटोरियल पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ अब आप समझिए। देखिए, एक बार आप एडिटोरियल अगर धीरे धीरे आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपकी रीडिंग स्पीड तेज़ हो जाएगी। ठीक, तो आप कोई भी क्वेश्चन नॉर्मली आप पढ़ोगे, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे आरसी हो, आप दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले स्पीड में पढ़ोगे, तो जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा। और आप अंत में आते आते जो होता है ना कि 30 सेकंड रह गया, 40 सेकंड रह गया, एक क्वेश्चन हो गया, वो मार्जिन आपका बनेगा और जो एक क्वेश्चन रह गया था वो आप कर ले जाओगे। ठीक, वो एडिटोरियल से सबसे ज़्यादा मदद आपको मिलेगी आरसी में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका मैक्सिमम 60 to 70% आप एडिटोरियल अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो 60 to 70% आप आरसी सॉल्व कर ले जाओगे ऐसे ही। ठीक, वोकैब में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी जिससे एंटोनिम सिनोनिम्स ये सब कर ले जाओगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपसे हो जाएगा,
वोकैब आपकी धीरे धीरे अच्छी होगी, जिसकी वजह से आप फिलर्स कर ले जाओगे, और उसमें भी एंटोनिम सिनोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं आरसी में, वो सारे कर ले जाओगे। इस तरीके करके एडिटोरियल आपका काफ़ी, मतलब मान के चलिए कि अगर आप इंग्लिश में 30 नंबर का पेपर आपका बन रहा है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप 60 to 70% पेपर आपका एडिटोरियल से ही कवर हो जाएगा, ठीक। बाकी उसके बाद आपको ग्रामर्स पढ़ने हैं। ग्रामर के लिए जो आपका जो सिलेबस है, जो स्टार्टिंग मैंने बताया था, ये आपके पास सिलेबस होना चाहिए। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंसेस हो गया, ये सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं 1 by 1 करके। एक नोटबुक बनाइएगा, अपना नोट करते जाइएगा और पढ़ना। आप किसी भी टीचर से यूट्यूब पे आप देख सकते हो, बहुत सारे फ्री वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो आराम से आप उनसे एक एक चीज़ पढ़ सकते हो। इस तरीके से आप इंग्लिश को कवर कर ले जाओगे आराम से। आप इंग्लिश में 30 में से 25 नंबर 26 नंबर ले आओगे। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखिए, कुछ चैप्टर्स आपके मोस्ट स्कोरिंग होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। आपको पढ़ना सब है, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स हमारे मोस्ट स्कोरिंग है। जैसे कि आपका सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ हो गई आपकी, डायरेक्शन हो गया, पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इनको धीरे धीरे करके कवर करिएगा। पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आप लास्ट के लिए रखिएगा। सबसे पहले ये छोटे छोटे चैप्टर, जैसे लॉगिज्म में डायरेक्शन है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ हो गई आपकी, इनइक्वालिटी हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, इन सबको पहले कवर करिएगा, क्योंकि इन सब का कॉम्बिनेशन बना करके भी पजल्स बनती हैं। तो पजल्स को आपको एंड में रखना है। और अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग का कोई और तरीका नहीं है, पढ़ना पड़ेगा ही आपको। प्रीलिम्स में भले ही ना आए, वो मेंस में आता है, और मेंस में कहीं ना कहीं वो फ़र्क डालता है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा है कि हर बच्चा कहीं ना कहीं मोर और लेस कर ले जाता है। और लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा, जो नॉर्मली बच्चा पेपर अटेम्प्ट कर रहा है और आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसको लॉजिकल नहीं आती, बाकी सारे आते हैं चैप्टर, आपको बाकी सारे भी आते हैं, लॉजिकल भी आता है, वहीं पे आप गेन करोगे, भले ही 1 नंबर हो या 2 नंबर हो। तो प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद, जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं, इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स हैं, ये सारे कंप्लीट करने के बाद आप लॉजिकल रीजनिंग पे शिफ्ट करिएगा। और ये सब करने के बाद आप प्रैक्टिस करिएगा, मल्टीपल सोर्सेस से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। अब बात करते हैं मैथ्स की। देखिए, मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक्स आपकी बहुत काम आती हैं। नो डाउट, मैं एग्री करता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स बहुत काम आती है। तो आप पहले स्पीड मैथ्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। जो चीज़ नॉर्मल स्टूडेंट्स को पेंसिल या फिर पेन उठानी पड़ती है कैलकुलेट करने के लिए, आपको मुँह ज़बानी या फिर आप मन में ही उस चीज़ को कैलकुलेट कर ले जाओ। तो स्पीड मैथ्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक। शॉर्ट ट्रिक्स को भी सीखिएगा, लेकिन उससे पहले बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। मैथ्स में बेसिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो प्रीलिम्स में शायद ना समझ में आए, लेकिन मेंस में सबको समझ में आ जाता है। अगर आप किसी ने जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपने अगर मेंस दिया है SBI PO का या फिर IBPS PO का, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स में। तो बेसिक्स को क्लियर करिएगा। अर्थमेटिक में सबसे पहले जैसे आपका परसेंटेज हो गया, फिर रेशियो प्रपोर्शन हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, और इस तरीके करके काफ़ी सारे चैप्टर्स। तो अर्थमेटिक के चैप्टर्स 1 by 1 कंप्लीट करने हैं आपको। जो भी टीचर से आपको समझ में आ रहा है आप पढ़िए। फ्री क्लासेस बहुत सारी हैं, इसकी फ्री कंटेंट भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप गूगल पे टाइप करिए, बहुत सारे प्रैक्टिस के सोर्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अर्थमेटिक कंप्लीट कर, पहले स्पीड मैथ्स कंप्लीट करिए, फिर अर्थमेटिक कंप्लीट करिए, फिर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे DI कहते हैं उसको कंप्लीट करिए, और DS कंप्लीट करिए, डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी को पहले मत छूइएगा, पहले अर्थमेटिक कंप्लीट करिएगा, क्योंकि उसी से ही डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको अर्थमेटिक अच्छे से आ गई तो DS तो आप अपने से कर ले जाओगे, ठीक। इसी क्रोनोलॉजी में पढ़िएगा, उसको चेंज मत करिएगा इस सीरीज़ को। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।